मंच पर उपस्थित सारे विद्वज्जन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित ऐसे सारे विद्वान और सारे छात्र, आप सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष हम सब मिलकर मना रहे हैं। उसमें स्वाभाविक ये बात मन में आती है कि जिनके कारण हमें ये सौभाग्य मिला कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म ले सके, ऐसे सभी के प्रति मन के अंदर कृतज्ञता का भाव रखना, उनका स्मरण करना, जिस प्रकार से अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको ठीक समझने का प्रयास करना, ऐसी कई बातें अपने मन में आती है। लेकिन और एक बात विशेष रूप से मन में रखने की आवश्यकता है कि जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया, वो केवल संघर्ष करने वाले कुछ लोग थे, ऐसा नहीं। संघर्ष करने का साहस उनके अंदर था, लेकिन उसके साथ साथ एक उच्च कोटि के विद्वान इस रूप में भी उनका परिचय हमें होता है। और उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल इस देश को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष किया, सर्वस्व का अर्पण किया, इतना ही नहीं, तो वो करते करते स्वतंत्र भारत कैसे होगा, इसका भी चित्र उन्होंने अपने देशबंधुओं के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो शायद उस प्रकार का चित्र साकार करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन उनके मन में बहुत बड़ी अपेक्षा और एक सपना था कि उनके बाद जो पीढ़ियां आएगी वो उस चित्र को साकार अवश्य करेगी। हम सभी उस पीढ़ी के लोग हैं और हम सभी ने ये जो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके समर्पण का स्मरण जैसे करना चाहिए, उसके साथ साथ उनके मन में स्वतंत्र भारत का कैसा चित्र था, उसको भी अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा हम केवल उनका स्मरण करने तक ही रुक जाएंगे, जिससे उनके मन में जो कल्पना थी उसको साकार करने की क्षमता अपने अंदर नहीं रहेगी। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन का जो स्मरण हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कर रहे हैं, उसमें हम सभी पर यह दायित्व है कि स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा को समझना, इसका मतलब उन्होंने जो कार्य किया उसको समझना इतना ही नहीं, तो उनके मन में जो एक स्वतंत्र भारत का स्वर्णिम चित्र था, उसकी भी कल्पना को समझकर उसको प्रत्यक्ष रूप देने का प्रयास करना, ये भी हम सभी का दायित्व है। हम सब जानते हैं कि अपने देश को कई शतकों तक गुलाम बनाया गया। विदेशी आक्रमक लगातार अपने देश पर आक्रमण करते रहे और एक सरल सी बात उन्होंने करने का प्रयास किया, जिनको जीतना है और जीतने के बाद उनको गुलाम करना है, गुलाम बनाना है, तो सबसे बड़ी बात ये करनी चाहिए कि ये जो लोग हैं उनकी जो पहचान है उसको मिटाना चाहिए। जिनको हमने जीत लिया है उनकी पहचान को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक ये लोग अच्छे गुलाम नहीं बनेंगे, अच्छे दास नहीं बनेंगे। तो दास्यत्व को यहां पर स्थापित करने के लिए उन्होंने हम पर केवल एक सेना के द्वारा जीत पाई इतना ही नहीं, तो हम सभी की जो पहचान थी, जिसके कारण अपना देश पूरे विश्व में पहचाना जाता था, उसको मिटाने का प्रयास किया। हमारे देश की मौलिक पहचान इस पूरे विश्व में थी, वो यानी विश्व को ज्ञान देने वाला देश।
और ज्ञान वही देता है जो स्वयं ज्ञान की निर्मित कर सकता है। तो अपने देश में सतत एक प्रक्रिया चली कि ज्ञान की निर्मित कैसे हो, और ज्ञान की निर्मित जैसे होती गई, स्वाभाविक ही विश्व को देने का भी प्रयास हम सभी के द्वारा हुआ। इसलिए विश्व इस भूमि की ओर सतत बहुत ही आदर के साथ देखता रहा, क्योंकि ये भूमि और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ज्ञान की निर्मित की है और उसको विश्व को दे दिया है, निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से दिया है। ये अपने देश की पहचान थी। ज्ञान प्राप्त करना है तो विश्व में लोग क्या सोचते थे, कहां जाना होगा? भारत में जाना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक जिज्ञासु ऐसे लोग इस देश में चले आते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और आक्रामकों ने इस बात को समझा कि भारत की इस विशिष्टता को हम मिटाएंगे तो यहां के लोग गुलाम बनेंगे। आक्रामक अलग अलग थे, उनके भारत की पहचान को मिटाने के तरीके भी अलग अलग रहे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया, वहां के ग्रंथालय को जलाया गया। इस प्रकार के उनके तरीके थे। अपने देश में अपनी श्रद्धा के जो केंद्र थे उनको तोड़ा गया, मिटाया गया। कल्पना क्या थी? तो ये भारत की जो पहचान है उसको तोड़ेंगे, हम ध्वस्त करेंगे तो इनके पास गौरव करने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये लोग किस बात में अपना स्वयं का अभिमान समझ पाएंगे? ऐसा बचेगा ही नहीं कुछ। और ऐसा जब कुछ बचेगा नहीं तो ये गुलाम अच्छे हो जाएंगे। अच्छे दास अगर बनाना है तो इनकी इस पहचान को मिटाओ। और उनके तरीके इस प्रकार के थे, बर्बरतापूर्ण तरीके थे। तलवार, हथौड़ा, आग, ऐसे साधनों का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे साधनों के कारण और उनके प्रयासों के कारण इस पहचान को वो पूर्णतः मिटा नहीं पाए। शायद ज्ञान की निर्मित जितनी हो रही थी इस आक्रमण के कालावधि में उतनी ज्ञान की निर्मित नहीं हो पाई, लेकिन इसको हम देखते हैं कि उसको वो पूर्णतया मिटा नहीं पाए, बचा ही रहा। और उसी क्रम में अंग्रेजों का भी आक्रमण अपने देश में हुआ, जो अंतिम साबित हुआ। अंग्रेजों ने कभी हथौड़ा, तलवार, आग इसका उपयोग नहीं किया। अंग्रेजों ने आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया और उनके क्षेत्र में, पश्चिमी देशों में जो विज्ञान का विकास हुआ, उस विज्ञान के विकास के आधार पर यहां की विशेष बातों को मिटाने का प्रयास किया। कई प्रकार के उदाहरण उसके हमें मिलते हैं। जैसे संस्कृत भाषा जो अपने ज्ञान की भाषा है, अपने देश की, उसको उन्होंने कहा ये तो मरी हुई भाषा है, उसको कब तक आप ढोते रहेंगे? आधुनिक जगत में इस भाषा का कुछ उपयोग ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस भाषा का अपमान किया, निंदा की। और बड़ी विचित्र बात यह थी कि अपने देश के लोग जो अंग्रेजी पढ़ने लगे उन्होंने भी इसको मान लिया और कहा कि यह सच है। संस्कृत से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक अपना देश आधुनिक नहीं बन पाएगा, आधुनिक जगत में अपना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार की कल्पना की। अपने देश की ज्ञान परंपरा को उन्होंने छोटा दिखाया, कहा कि ये तो एक प्रकार की दकियानुसी बातें हैं। वेद क्या है? अपौरुषेय। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो सारी कल्पना की बातें हैं। इसमें जो कुछ बातें लिखी है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहां मिलता है? आजकल विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी बात आती है ना कि तथ्य दिखाओ, एविडेंस बेस्ड, इस प्रकार की बात आती है। और उन्होंने पूछा कि तथ्य क्या है? यहाँ जो बातें लिखी है उसका तथ्य दिखाओ।
अगर तथ्य नहीं तो ये केवल कल्पना की बातें हैं, ये वास्तविकता नहीं है, इसमें सत्यता का अंश तक नहीं है। इस प्रकार की बातें उन्होंने हमें बताई और हमने भी उन पर विश्वास किया, करना शुरू किया। जैसे व्रत के बारे में अभी बात बताई, ऐसी कई बातें हैं। अपने देश की जो परंपरा थी ज्ञान की, जो वेदों से लेकर उसका प्रारंभ हुआ, जैसे उपेंद्र जी ने अभी उल्लेख किया कि उसकी छाया में ही सारी बातें विकसित होती गई, उसके मूल पर ही उन्होंने आघात किया और कहा कि यही एक प्रकार का बकवास है, तो इससे निकला हुआ जो ज्ञान है वो कहां ठीक रहेगा। और हमने भी उसको मान लिया, कहा कि ठीक है, ये बात तो सही कह रहे हैं। और उनके पास जो है उसकी श्रेष्ठता देखो कि कितनी बड़ी बड़ी बातें आ गई, बिजली आ गई, रेलवे आ गई, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, कई प्रकार की बातें देखो कितनी श्रेष्ठता है। और हमारे पुस्तकों में जो लिखा है उसका प्रत्यक्ष ऐसा कुछ प्रमाण ही दिखा नहीं सकते। तो ये तो बातें ऐसी बिना आधार की है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। ऐसी बातें करते 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 उन्होंने अपने देश की ज्ञान परंपरा को मिटाने का प्रयास किया और उसमें वो बहुत बड़ी मात्रा में सफल हो गए। ये अपने देश पर किया हुआ आक्रमण है, विज्ञान के द्वारा किया हुआ आक्रमण, ऐसा उसको हम समझेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। इस प्रकार का विचार शायद ही अपने देश में लोग करते हैं कि आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके अपने देश की ज्ञान परंपरा को कैसे तोड़ा, अपने देश में जो जो बातें थी उनको कैसे निंदाजनक शब्दों में उन्होंने प्रकट किया। ये देखकर मन हैरान होता है, क्या क्या बातें की उन्होंने। हमें उसका यानी एक प्रकार का आभास, एहसास भी नहीं है कि क्या किया, क्या खेल किया अपने साथ। जैसे अभी अभी हम थोड़े ही दूर है 22 मार्च से। 22 मार्च एक ऐसा दिन है जिस दिन वसंत संपात यानी विश्ववृत्त के ऊपर सूरज आता है और उसके कारण दिन और रात समसमान होते हैं। अभी इस वर्ष वो 20 मार्च को आने वाला है, लेकिन 22 मार्च को सामान्यतः लोगों ने माना, जो खगोल विज्ञानी है उन्होंने माना कि उस दिन आता है। और अपने देश में तो यही परंपरा रही कि वसंत संपात बिंदु, वर्नल इक्विनॉक्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो दिन वर्ष का प्रथम दिन माना जाना चाहिए। और उसके आधार पर अपने देश में एक प्रकार की कालमापन की पद्धति विकसित हुई, कैलेंड्रिक सिस्टम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजों ने इस कैलेंड्रिक सिस्टम को बदल दिया और उनकी अवैज्ञानिक कैलेंड्रिक सिस्टम हमारे ऊपर थोप दी। तो आज अपने देश में ऐसे कई लोग मिलते हैं कि जिनको 14 मार्च ये पता है, लेकिन आज की तिथि क्या है ये पता ही नहीं। उनको लगता है कि तिथि ध्यान में रखना यानी एक प्रकार की प्रतिगामी, रिग्रेसिव, बैकवर्ड बात है, ऐसा उनको लगता है। और 14 मार्च को ध्यान में रखना जिसमें किसी भी प्रकार का विज्ञान नहीं है, उसको वो अपना लेते हैं। उनको पता तक नहीं कि ये आया कहां से, कैसे आया, 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन क्यों माना गया, कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन वो स्वीकार किया है और जो अपना विज्ञान सम्मत है उसको हमने छोड़ दिया है। तो ऐसी आज भी बातें दिखाई देती है, ये क्यों हुआ। तो अंग्रेजों ने आधुनिक विज्ञान के द्वारा अपने देश पर आक्रमण किया और वो अपने देश की जो पहचान थी ज्ञान, उस विशेषता पर ही उन्होंने आघात किया और कहा कि ये सब छोड़ दो, आप इसको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर सकते, आधुनिक जगत में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इस प्रकार का ये आक्रमण अपने स्व को यानी अपनी जो अस्मिता है उसको मिटाने के लिए किया गया। इसको सर्वप्रथम इस वर्ष अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक
इस संकट से मुक्ति कैसे पानी है, इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस बात को समझना है, स्वतंत्रता आंदोलन, मैं तो कभी इसको आजादी का आंदोलन कहने के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजादी का अर्थ होता है केवल मुक्ति। अंग्रेजों ने जो शब्द प्रयोग अपने देश में चलाया, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम, उसका एक अनुवाद है आजादी। लेकिन हमारे देश में तो स्वतंत्रता, स्व को स्थापित करना, स्व को फिर एक बार प्राप्त करना, इसके लिए जो संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, तो स्वाभाविक उसका नाम है स्वतंत्रता। स्व को बचाना, स्व को सुरक्षित रखना, अपनी पहचान को बचा कर रखना, उसके लिए लड़ना, ये केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन नहीं था। स्व को बचाने के लिए, स्व को सुरक्षित रखने के लिए, स्व को फिर एक बार पुनरुज्जीवित करने के लिए, स्व को स्थापित करने के लिए, इस प्रकार का यह आंदोलन था। इसलिए स्वतंत्रता का आंदोलन है, केवल आजादी का नहीं है। हमें ऐसे गहराई में जाकर इस बात को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तब तक हम इस संकट की छाया से निकल नहीं पाएंगे। तो इस बात को सर्वप्रथम हमें ध्यान में रखना है। और स्वाभाविक है कि स्व को दबाने का जो प्रयास था, स्व को मिटाने का जो प्रयास था, उसके विरोध में जो संघर्ष हुआ, वो स्व को पुनरुज्जीवित करने के लिए, स्व को सुरक्षित रखने के लिए, स्व को स्थापित करने के लिए, आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में स्व को फिर एक बार दिखाने के लिए, इस प्रकार का ये सारा आंदोलन चला। अभी हम यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम लेते हैं। स्वाभाविक है, वैज्ञानिक ऐसा शब्द मन में आते ही कुछ विशेष नाम अपने मन में आते हैं। लेकिन हमें कभी ये ध्यान में आता है क्या कि ये जो आक्रमण करने वाले लोग थे, उनकी कल्पनाएं क्या क्या थी? आपको शायद पता होगा कि पश्चिमी जगत में 1859 में डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया और प्रकाशित हुआ उस समय। उसका शीर्षक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ये जो क्रम विकास का सिद्धांत है, उसको उसने उस समय के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में प्रस्तुत किया। और उसके कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा संघर्ष यूरोप के जनमानस में शुरू हुआ। और डार्विन ये कोई पहला व्यक्ति नहीं था कि जिसने क्रम विकास का सिद्धांत विश्व के सामने रखा। डार्विन ने भी ये सिद्धांत, और एक व्यक्ति थे जो भूगर्भ विज्ञानी थे, जेम्स लायल ऐसे उनका नाम है, उन्होंने इस प्रकृति में जियोलॉजी जिसको कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान, उसके बारे में जो बातें प्रस्तुत की थी विज्ञान इस नाते, उसमें मूलतः इस क्रम विकास के सिद्धांत को बताया था। और वहां से आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी जगत में जो कल्पनाएं थी पंथ की या रिलीजन की, उसको लेकर एक संघर्ष शुरू हुआ। और वो संघर्ष बड़ा विचित्र था। उनके यहाँ जो कुछ उनका मत है, उसके अनुसार ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो एक क्षण के अंदर हुई, यानी छोटे काल में हो गई। उनके यहाँ बाइबल में जो लिखा हुआ ऐसा है कि एक सप्ताह के अंदर ये सारा पूरा काम हो गया। पहले 6 दिन इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति में लगे, और 7वें दिन जो इसकी निर्मिति करने वाला है, उसको विश्राम करने की आवश्यकता रही, इसलिए 7वें दिन विश्राम करने वो गए। वो रविवार का दिन मानते हैं वो, और इसलिए छुट्टी होती है। तो ये कल्पना थी। वहां पर भी एक ऐसा विचार चला कि ये अगर एक क्षण में, एक सप्ताह में, यानी काल की इस बड़ी व्यापक यात्रा में एक सप्ताह बहुत छोटा होता है, ये हुआ कब? इस प्रकार की स्वाभाविक एक जिज्ञासा लोगों के मन के अंदर थी। तो 17वीं शती में इंग्लैंड के अंदर एक पादरी थे, ईसाई धर्मगुरु थे। उन्होंने बाइबल में जो सारी घटनाएं आई है, उसमें अनुसंधान करते हुए ये स्थापित किया कि ईसा पूर्व 4004
और सामान्यतः 21, 22 या 23 अक्टूबर इन 3 दिनों में से कभी, लेकिन ईसा पूर्व 4004 यानी अभी से लगभग 6000 साल पहले इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति की गई। और इस बात को मान लिया गया, ये भले ही अभी 350 साल पहले इस प्रकार का अनुसंधान किया गया, लेकिन उसको बाइबल के अंदर जोड़ा गया औपचारिक रीति से, तो ये मान्यता बन गई। और इस बात को जब छेद देने की बातें सामने आई, जैसे जेम्स लायल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कार्य को किया और उन्होंने कहा कि ये पत्थर तो 10,000 साल पुराना है। फॉसिल्स जिसको कहते हैं, जीवाश्म, वो मिलने लगे तो लोग कहने लगे ये तो 15,000 साल पुराना है। और ऐसा कहने मात्र से बड़ी गड़बड़ होने लगी कि ब्रह्मांड की निर्मिति ईसा पूर्व 4004 साल हुई है, यानी 6000 साल, तो ये पत्थर उसके पहले कैसे निर्माण हो सकता है, क्योंकि यहां अस्तित्व ही नहीं था किसी का, तो ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार का संघर्ष वहां पर शुरू हुआ और क्रम विकास के विरोध में ये निर्मिति, यानी जिसको कहते हैं वो थियरी ऑफ क्रिएशन और वर्सेस थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विवाद पश्चिमी जगत में शुरू हुआ। और उसके कारण कई प्रकार की बातें वहां पर निकल कर आई और मुख्य रूप से ये रिलीजन और साइंस, इसके अंदर एक अंतर विरोध की बातें शुरू हो गई। इसलिए वहां का जनमानस काफी व्यथित था कि इन दोनों का मेल कैसे बिठाया जाए। मेल बिठाना असंभव सा लग रहा था, क्योंकि ईसा पूर्व 4004 ही अगर इस पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभ बिंदु है, तो उसके पीछे कुछ जा ही नहीं सकता। वहां पर उसको रोका गया है, उसके पीछे कुछ होना संभव ही नहीं है। और उसके पहले अगर कुछ हुआ है, ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, वो तो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है। इस प्रकार का वो संघर्ष था, बड़ा अस्तित्व का संघर्ष था। ये जेम्स लायल ने एक स्थान पर ऐसे कहा कि आई वुड लाइक टू फ्री साइंस फ्रॉम मोजेस, ऐसा उसका वाक्य है। क्योंकि मोजेस ने ये ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह लिखा है, तो उसका ये जेम्स लायल ये ब्रिटेन के थे और डार्विन के पूर्वसूरी थे। और डार्विन जब उसकी यात्रा पर निकला था इस प्रकृति को खोजने के लिए, तो ये जेम्स लायल का प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी नाम का पुस्तक लेकर ही वो निकला था। और जाते जाते उसने ये सारी क्रम विकास की बातें पढ़ी और उसको इस जीव विज्ञान के साथ जोड़कर उसने प्रस्तुत किया था। ये इतिहास है सारा। तो ये सारी बातें जब आई तो उनके मन में ये कल्पना आई कि अरे इससे जब तक विज्ञान को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक विज्ञान आगे कैसे विकसित होगा। इस प्रकार का एक संघर्ष वहां पर शुरू हुआ और इस संघर्ष के कारण पश्चिमी जगत में एक बहुत बड़ा जनमानस विचलित हो चुका था। आप उस समय की इतिहास की घटनाएं देखेंगे, विशेषतः ये 1859 में जब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम का एक ग्रंथ आया, उसके बाद 1960 में वहां पर लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी सार्वजनिक विवाद की सभा आयोजित की गई। उसमें एक सैमुअल विल्बरफोर्स नाम के एक धर्म पंडित थे ईसाई, और थॉमस हक्सले नाम के एक विज्ञानी, जो डार्विन का पक्ष लेकर उस विवाद में उतरे थे। इन दोनों का विवाद हुआ और उसमें विज्ञान का पक्ष विजयी हो गया। तो वहां के लोगों ने इस थॉमस हक्सले, जिसने डार्विन के सिद्धांत को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया, उनको उन्होंने बहुत अपमानजनक पद्धति से पुकारना शुरू किया। आप विज्ञान का इतिहास कभी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, उनको कहते थे ही इज अ डॉग ऑफ डार्विन, यानी डार्विन का भौंकने वाला कुत्ता है ये थॉमस हक्सले। इस प्रकार की टिप्पणी की जाती थी, निंदा व्यंजक टिप्पणी। इस प्रकार का एक मानस था वहां पर। और ऐसी परिस्थिति में वहां पर लोग ये ढूंढ रहे थे कि विश्व में ऐसा कोई एक धर्म, जिसको कहेंगे रिलीजन का अर्थ वास्तविक धर्म ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक सुविधा के लिए हम इस चर्चा में मान लेंगे, ऐसा कुछ मत, पंथ या धर्म है क्या विश्व में कि जो विज्ञान के साथ भी अच्छी प्रकार से समन्वय स्थापित कर सकता है। और ये जब बात आई, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कुछ है क्या विश्व में। तब वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा
उपस्थिति उनकी सामने आती है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वहां पर जो कार्यक्रम था वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये एकमात्र कार्यक्रम नहीं था। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स यानी धर्म सभा थी, वो एक बड़े कार्यक्रम का छोटा अंश मात्र कार्यक्रम थी। एडजन प्रोग्राम अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार का वो कार्यक्रम था कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो। कोलंबियन यानी क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका को कोलंबिया कहा जाता है क्योंकि कोलंबस ने इसका शोध कार्य किया। वास्तविक वो निकला था भारत की खोज में, भारत के पास कभी आ ही नहीं पाया। वो उस ऐसे भूमि के तट पर जाकर खड़ा हुआ और उसको लगा कि इस भूमि का ज्ञान ही यूरोप में कभी नहीं था। आपको शायद ये पता होगा कि टॉलेमी नाम का एक दूसरे शतक में यानी लगभग 1800 साल पहले एक व्यक्ति था जिसने पहला मानचित्र, मैपिंग जिसको कहते हैं, उसको नानाजी दादाजी ऐसा कहते हैं टॉलेमी को, उसने पहली बार इस विश्व का आधुनिक जो नक्शा या मानचित्र होता है वैसे किया था। तो टॉलेमी को जानकारी इतनी थी और यूरोप में वो लगभग 1700 साल तक वो चली ऐसी कि इस पूरे पृथ्वी पर केवल 3 ही जमीन के भाग है, एक यूरोप, अफ्रीका, एशिया, बस इतना ही। इसलिए कोलंबस ने जो खोज कर निकाला उसको उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। यानी यूरोप का विज्ञान इतना छोटा था कि उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसी कुछ जमीन है, इसकी ही जानकारी नहीं थी। और उसको मिला तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कुछ जमीन का हिस्सा है, इसलिए उसको कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, ऐसे कहा गया कोलंबस। और इसलिए कोलंबस बड़ा साहसी है, बेचारा भारत को खोजने निकला था, वहां तक आया ही नहीं कभी। यानी अपने जीवन में जो उद्देश्य रखा उसको प्राप्त न करने वाला ऐसा वो व्यक्ति था, लेकिन वो वहां जाकर पहुंचा और आज की अमेरिका का खोज कार्य उसने किया। वो 12 अक्टूबर को वहां पहुंचा 1492 में, ऐसा इतिहास हमें बताता है। और उसका 400वां वर्ष अमेरिका के लोग कर रहे थे। आपको ये पता होगा कि 1775 से 1783 ऐसी 8 साल अमेरिका में स्वतंत्रता या मुक्ति की लड़ाई चली। वो मुक्ति इसलिए कहना चाहिए कि इंग्लैंड के लोग ही वहां जाकर स्थापित हुए थे, इसलिए जर्सी है तो वहां न्यू जर्सी है, इस प्रकार की सारी बातें अमेरिका में मिलती है। तो ये इंग्लैंड के राजा से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका पर भी इंग्लैंड के राजा का ही राज चलता था। वहां से मुक्ति पाने के लिए 8 साल लड़ाई अंग्रेजों ने ही की, क्योंकि वो अंग्रेजी थे, अमेरिका में जाकर बसे थे, वो कोई अलग लोग नहीं थे, भारत के लोग नहीं थे। तो उन्होंने राजा के विरोध में, राजा के इस सत्ता से मुक्ति पाने के लिए लड़ाई की। उसको कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति चाहते थे वो राजा से। तो इस प्रकार का वो 1775 से 1783 चला और मुक्त हो गए। और वहां पर इसको 400 साल हो गए, क्योंकि यूरोप के लोग जाकर बसने लगे वहां पर। तो धीरे धीरे वहां एक नया समाज निर्माण हुआ, जिन्होंने वहां पर बहुत ही बर्बरतापूर्ण वहां के लोगों के साथ अन्याय किया। और आज भी आप लोग देखते हैं हम सब की वहां के काले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो वो परंपरा वहां से चली, कोलंबस से। लेकिन अमेरिका को जन्म लेकर 400 साल हो रहे थे, इसलिए अमेरिका के लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया था जो 6 महीने तक चली। वहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे। और आप में से कुछ लोगों को शायद ये पता होगा कि आज ये बिजली हम देखते हैं ना, उसको ऑल्टरनेटिव करंट सिस्टम कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, जिसका शोध कार्य किया था निकोला टेस्ला ने। 1888 में उसका शोध पत्र है इसके बारे में कि ये उस समय तक डायरेक्ट करंट सिस्टम ही चलती थी। उसके बदले में उसने ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम नाम की एक कल्पना का आविष्कार किया और रखा। और उसका पहली बार विश्व में अगर प्रत्यक्ष उसका उपयोग किया गया तो इस 1893 के इस सम्मेलन के लिए किया गया। उसके पहले कभी ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का उपयोग विश्व में व्यवहार में जीवन में किया नहीं गया था। और अमेरिका के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कुंजी दबाकर उस परिसर को विद्युत रोशनाई से उसका प्रारंभ किया, उद्घाटन किया। तो वो पहला ऐसा अवसर है आधुनिक विज्ञान के इतिहास में जब ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के द्वारा उस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, कुंजी दबाकर। तो ऐसी उस कार्यक्रम की जानकारी है।
वहां पर पूरे विज्ञान का प्रदर्शन था। आपको शायद अभी डिश वॉशर, आजकल कई घरों में डिश वॉशर मिलता है, तो डिश वॉशर विश्व का पहला प्रस्तुत किया गया वहां पर। या आप हवाई अड्डे पर जाते हैं तो वहां पर चलने वाला एक पट्टा दिखता है कि जहां पर आपको केवल खड़ा होना है, आप अपने आप आगे चले जाते हैं। उस समय उसको ट्रैवलेटर कहते थे। तो ये ट्रैवलेटर पहली बार विश्व में इस प्रदर्शनी के अंदर प्रस्तुत किया गया। ऐसी और 50 बातें हैं, लेकिन केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मूलतः विज्ञान का प्रदर्शन था और अमेरिका के लोग विज्ञान को विकसित कर रहे थे और विश्व में अपना देश ही आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ऐसे बताना चाहते थे। उसलिए यह प्रदर्शन था। वहां पर एक छोटा कार्यक्रम 6 महीने की इस प्रदर्शनी में, छोटा यानी उसको बड़ा ही कहना चाहिए क्योंकि 17 दिन का ये कार्यक्रम था, 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स थी, उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में स्वामी जी का प्रख्यात भाषण हुआ। भगिनी बंधु ऐसा करके उन्होंने शुरुआत की, लेकिन लोगों को कई बार उतना ही एक व्याख्यान सामान्य जानकारी में रहता है। लेकिन स्वामी जी ने वहां पर उस सम्मेलन में 6 साधारण सत्र में भाषण दिए, यानी जिसको प्लेनरी टॉक कहते हैं, वो 6 दिए थे। पहला 11 सितंबर को था, तीसरा था 19 सितंबर को। 19 सितंबर के उनके भाषण का शीर्षक है पेपर ऑन हिंदुइज्म, ऐसा उसका शीर्षक है। और उसके पहले ही परिच्छेद में, आज हमें वो पढ़ने मिलता है इसलिए, लेकिन स्वामी जी ने पहली बार ये विश्व के सामने प्रस्तुत किया। शायद मेरी जितनी जानकारी है और जितना अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी आपके कुलगीत में प्राची और प्रचिति का सुंदर मेल, यानी पश्चिमी और पूर्वी का मेल, ऐसी बात आई तो इसको पहली बार स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के इस धर्म संसद में विश्व के सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि भारत का वैदिक विचार, और उसके सामने आगे चलकर उन्होंने तुरंत ये कहा कि वैदिक विचार यानी क्या है। तो उन्होंने कहा कि आज का आधुनिक विज्ञान इस वैदिक विचार का मात्र प्रतिध्वनि है। तुरंत वैदिक विचार की महत्ता बताने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या उल्लेख किया कि ये वैदिक विचार आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत, ये उस वैदिक विचार के मात्र प्रतिध्वनि है, एको ऑफ वैदिक थॉट्स, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार से पहली बार उन्होंने उसको जोड़ा और आगे चलकर उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही है, जिस पर आज का पूरा विज्ञान यात्रा कर रहा है। उसी भाषण में, पेपर ऑन हिंदुइज्म में, विज्ञान के बारे में और विज्ञान के आधार पर भारत का विचार चिंतन, ये विश्व को बताने के लिए स्वामी जी ने आधुनिक विज्ञान का उपयोग कैसे किया और दोनों का मेल कैसे दिखाया, ये बड़ा सुंदर रमणीय इस प्रकार का विचार है। वो कहते हैं कि साइंस इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ यूनिटी, ऐसा उन्होंने कहा कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है, एकत्व को प्राप्त करना, एकत्व को देखना, विविधता के अंदर जो एकत्व है उसको समझना। इसलिए उनका वाक्य ऐसा था, साइंस इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ यूनिटी। और आगे चलकर उन्होंने कहा, फिजिक्स में कम टू एन एंड, देन फिजिसिस्ट विल फाइंड आउट वन एनर्जी ऑफ विच ऑल अदर एनर्जीज आर बट मैनिफेस्टेशंस। यानी ऊर्जा के जो अलग अलग विविध रूप हमें दिखते हैं, वो सारे रूप मूलतः एक ही है, एक ही ऊर्जा के अनेक रूप है। इस स्थान तक जब भौतिक विज्ञान पहुंचेगा, तब भौतिक विज्ञान अंतिम स्थान पर पहुंच गया, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसी कई बातें, केमिस्ट्री के बारे में भी स्वामी जी ने कहा, केमिस्ट्री में कम टू एन एंड व्हेन केमिस्ट विल फाइंड आउट वन एलिमेंट ऑफ विच ऑल अदर्स आर मेड। इस प्रकार की कई बातें उन्होंने वहां पर कही। और एक प्रकार से वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान, इसका एक मेल या इसमें क्या रिश्ता है, इसको दिखाने का पहली बार प्रयास हुआ। और उसके बाद कई प्रकार की ऐसी बातें आगे बढ़ने लगी। एक सबसे बड़ा नाम उसके बाद आता है, जो सामान्यतः हमारे मन में ये नाम आते ही नहीं, वैज्ञानिक ऐसा कहेंगे तो, लेकिन इनका बड़ा, उन्होंने बड़ी बातें की है। स्वामी जी का तो बहुत बड़ा 1896 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्वामी जी को आमंत्रित किया गया था और उनका विषय भाषण का था वैदिक कॉस्मोलॉजी।
यानी वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई, ऐसा उनका भाषण था। और उन्होंने जो सांख्य तत्व ज्ञान के आधार पर वहां बातें प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने कहा कि एक उनका वाक्य जिसको लेकर निकोला टेस्ला उनके पास आए, आकर्षित हुए, वो वाक्य था, फोर्स एंड मैटर कैन बी रिड्यूस टू पोटेंशियल एनर्जी। यह 1896 की बात है। और निकोला टेस्ला ने कहा कि आई वुड लाइक टू गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस कंसेप्ट। ऐसे निकोला टेस्ला ने कहा, वो कर नहीं पाए। लेकिन आगे चलकर 1905 में, यानी केवल 9 वर्ष के बाद, आइंस्टाइन उसको लेकर आए, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के रूप में। तो ऐसी कई बातें स्वामी जी की है। लेकिन उनके साथ और एक ऐसे व्यक्ति थे, विज्ञान ऐसा सोचकर हम उनकी ओर सामान्यता नहीं देखते, लेकिन उन्होंने इसी प्रकार का बहुत बड़ा प्रयास किया। और स्वामी जी के वो अच्छे मित्र भी थे। उनका नाम है लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक ने 1892 में पहली बार ओरायन नाम का एक विशेष आलेख लिखा था। और उसमें उन्होंने पहली बार विश्व में वेदों में जो वर्णन है, जिसमें आकाशस्थ जो ग्रह तारे हैं उनकी स्थिति के बारे में बातें की है, उसका आधुनिक विज्ञान के आधार पर उसके उस वर्णन के निष्कर्ष निकालकर वेद कब स्थापित हुए, वेदों की रचना कब हुई, उसका काल निश्चित करने का प्रयास किया। और वेदों में उस समय की स्थिति क्या थी। तो लोकमान्य तिलक जी का जो योगदान है वो अतुलनीय इस प्रकार का है। 1892 की बात है। और 10 साल के बाद 1902 में उन्होंने द आर्कटिक होम इन वेदास, इस प्रकार का उन्होंने पुस्तक लिखा। और आप सब बहुत लोग जानते होंगे कि पंचांग या ज्योतिष विद्या में लोकमान्य तिलक जी की कितनी एक वो उनको एक महारत हासिल थी। और वो तो कहते थे कि मैं शायद स्वतंत्र भारत में जन्म लेता तो गणित का प्राध्यापक बनता और कई प्रकार का शोध कार्य में कर पाता। इस प्रकार की उनकी एक आकांक्षा भी उन्होंने व्यक्त की है, लेकिन वो संभव नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन ये सारी बातें लोकमान्य तिलक ने क्यों की, तो ये दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि बाइबल से भी पुराना वेद है। अगर ये सत्य स्थापित कर पाए हम विज्ञान के आधार पर, तो भारत की श्रेष्ठता हम सिद्ध कर पाएंगे। आप इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ने का जब प्रयास करेंगे, तब आपको ये ध्यान में आएगा कि इस प्रकार की कई बातें लोकमान्य तिलक जी ने उस समय की थी। यानी एक संघर्ष कर रहे थे, वो कारावास में जाते थे, और कारावास में जाते जाते भी इस प्रकार का अध्ययन उनका चल रहा था। यानी संघर्षरत थे सतत, वो स्वस्थ नहीं बैठे कभी। लेकिन इस प्रकार का एक कार्य उन्होंने किया है कि यानी आधुनिक दृष्टि से वेदों की बातों का निष्कर्ष निकालना आधुनिक विज्ञान के आधार पर, और भारत की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ये सारी बातें करना, इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा किया गया। स्वाभाविक था कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार का आक्रमण किया था उसका उत्तर देना है, उसके यानी वो जो आघात था प्रत्याघात करना है। तो प्रत्याघात करते समय विज्ञान का ही उपयोग करके और वेदों में जो बातें आई है उसका उपयोग करके हम कैसे कर सकते हैं, इसका विचार हम कैसे करेंगे, इस प्रकार की एक धारा इन लोगों के कारण शुरू हो गई थी अपने देश में। और उसी को आगे लेकर बढ़ने वाले आज का विज्ञान जिनको वैज्ञानिक मानता है, ऐसे जगदीश चंद्र बसु थे, प्रफुल्ल चंद्र आए थे, और ऐसे कई लोग आगे चलकर निकल कर आए कि जिन्होंने इस बात को ही सतत आगे बढ़ाया। जगदीश चंद्र बसु ने तो सहज रूप से इंग्लैंड में जाकर भी ये कहा कि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ सारा आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों के आधार पर, ये तो मेरे पूर्वजों ने 3000 साल पहले गंगा के तट पर ये सारी बातें, इस ज्ञान की निर्मिति की थी। उन्हीं सारी बातों को मैं आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर काफी विवाद चला। आप लोग शायद ये जानते होंगे कि दुर्भाग्य ऐसा है कि अपने देश में जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित लोग निकले, उन्होंने, इंग्लैंड के लोगों ने कहा ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अपने देश में जो काले अंग्रेज जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने भी ऐसे कहा कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैड लॉस्ट first of its brilliant scientists because that scientist unfortunately entered in the domain of meta science। यानी जिसको अध्यात्म वगैरह ऐसे कहते हैं। कितना दुर्भाग्य है देखो भारत का, कि भारत का जो पहला वैज्ञानिक है, दुर्भाग्य से वो ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में चला गया कि जिसको आधार कुछ नहीं है, मेटा साइंस जिसको कहा जाता है,
ऐसी कुछ कल्पना की बातों में वो रम गया, इस प्रकार की एक बातें कही गई है जगदीश चंद्र बसु के बारे में, जबकि उन्होंने अपनी सारी बातें सटीक ऐसे प्रयोगों के आधार पर ही सिद्ध की थी। उन्होंने ऐसी कही नहीं कहा कि मैं सपने में ध्यान लगाकर बैठा और कुछ सपने में बातें आई, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो सटीक प्रयोगों के आधार पर सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पुरखों ने इस प्रकार की बातें की थी, ऐसी बातें उन्होंने रखी। तो ये सारी बातें फिर सामने आती है कि किस प्रकार का एक ये जो वैदिक परंपरा के साथ आधुनिक विज्ञान को जोड़ने का प्रयास और उसके द्वारा भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध करना, इस प्रकार की कल्पना अपने देश में इन कार्य लोगों के द्वारा हुई। और ये सारी बातें स्वतंत्रता यानी अपने स्व को सुरक्षित रखने के लिए थी। आगे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस 1902 में, यानी ये सारे एक समय तिलक जी यहाँ पर आर्कटिक होमिन वेदास लिख रहे थे, यहाँ पर रसायन विज्ञान में प्रफुल्ल चंद्र राय द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिख रहे थे। तो ऐसी कई बातें आपको उस समय दिखाई देगी कि बौद्धिक क्षेत्र में और विशेष रूप से विज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने इस प्रकार का एक प्रत्याघात अंग्रेजों का जो यहाँ पर शासन था उसके ऊपर करने का प्रयास किया। और अंग्रेज जो हमें नीचे दिखाते थे कि आप तो छोटे हैं, आप तो बौने हैं, आप तो प्रतिगामी है, दकियानुसी है, उस पर उन्होंने ये बात कही कि नहीं नहीं, हम तो आपसे कई गुना श्रेष्ठ है। ये देखिए कि आधुनिक विज्ञान के आधार पर कैसी बातें निकल कर आती है। तो इस प्रकार का प्रयास अपने देश में उस समय बहुत बड़ी मात्रा में हुआ और उसके कारण अपने देश के लोगों के अंदर एक स्वाभिमान जगना शुरू हो गया। हाँ, ये भी तथ्यपूर्ण बातें हैं, ये भी विज्ञान के आधार पर साबित हुई है, ऐसी बातें हैं। इस प्रकार का भाव लोगों के अंदर जगने लगा और उसका परिणाम जो हुआ धीरे धीरे कि ये अपना स्वाभिमान, अपनी स्व की बातें, उसमें गौरव अपना प्रकट होता है, ऐसी बातों को समझना, ये सारी बातें धीरे धीरे आगे आने लगी और अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। इस बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ऐसे कुछ बौद्धिक कार्य वो करते रहे, ये बौद्धिक कार्य ऐसा मात्र नहीं था। इसका एक प्रमाण कहाँ मिलता है, तो चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे जो खगोल विज्ञानी थे और उनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला, चंद्रशेखर लिमिट इसके लिए। तो वो अमेरिका चले गए थे भारत छोड़कर, वहां उनको ये जो कार्य हुआ उसके लिए ये मिला पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। उनके चाचा को मिला था 1930 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। उनको उनकी जीवनी लिखने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर एस चंद्रशेखर को पूछा कि आपको ऐसा ध्यान में आता है हम सभी को कि भारत का विज्ञान का जो स्वर्णिम युग है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, वो 20वीं शती के पहले 3 दशकों में है, ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि आपको शायद ये जानकारी होगी कि 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को नोबेल पुरस्कार मिला। 28 फरवरी को उन्होंने अपना शोध कार्य घोषित किया। उसके पहले 1924 में सत्येंद्रनाथ बसु ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जिसको कहते हैं उसका शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उसके पहले ऐसी कई बातें हुई थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने केवल हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नहीं लिखा, तो उन्होंने अपने जीवन में 37 उद्योगों की स्थापना की। आज स्टार्टअप्स की बड़ी बात चलती है, लेकिन ऐसे 37 उद्योग जो उन्होंने किए, उसमें से कई उद्योग भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसके आधार पर आधुनिक उद्योग की निर्मित उन्होंने की है। आयुर्वेद का बहुत बड़ा उपयोग उन्होंने उद्योग निर्मित के लिए किया है। ये हमें उसकी मूल अगर खोजने जाएंगे तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के प्रयासों में दिखता है। तो ये सारी बातें 20वीं शती के पहले 3 दशकों में हुई, ऐसा दिखाई देता है। 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार बेतार संदेश वहन का प्रयोग कोलकाता में किया। उसको रॉयल सोसाइटी लंदन में उन्होंने प्रस्तुत किया 1897 में। जगदीश चंद्र बसु को पहला पेटेंट, भारत में अगर किसी को पेटेंट मिला है विज्ञान के काम के लिए तो वो जगदीश चंद्र बसु थे। उन्होंने 1901 में उसके लिए आवेदन दिया। उसको प्रत्यक्ष उनका पेटेंट प्राप्ति का वर्ष है 1904। तो ऐसी अनेक बातें उस समय हुई और ये जो सारे लोग थे वो आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में
दुनिया के चोटी के ऐसे वैज्ञानिक माने जाते थे, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई पूरे विश्व में। तो ये पहले 3 दशक है, उसको ऐसा कहा जाता है इतिहास की दृष्टि से कि दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन साइंस, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि इतनी मौलिक बातें अपने देश के विज्ञान के क्षेत्र के लोगों ने इस विज्ञान के क्षेत्र में करके दिखाई। तो डॉक्टर चंद्रशेखर को जो प्रश्न पूछा था कि व्हाई डू यू फील this golden age of Indian science descended in first 3 decades of 20th century. That was the question. What was the response? Dr. Chandrasekhar replied in this manner. He said, there was a need of national expression. फिर एक बार हमें इसको समझना चाहिए. There was a need of national expression. यानी भारत के राष्ट्रीयत्व को प्रकट करने की आवश्यकता थी, समय ऐसा था. टू शोकेस ब्रिटिशों को दिखाने के लिए इंडियंस आर इक्वल इवन इन द डोमेन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत के लोग आपके बराबरी के हैं, इस प्रकार की बात दिखाने की आवश्यकता थी. और चंद्रशेखर इसको कहते हैं कि दैट वाज अ नेशनल एक्सप्रेशन, राष्ट्रीय प्रकटीकरण था, राष्ट्रीयत्व का प्रकटीकरण था. इस प्रकार की बात कौन कहते हैं? डॉक्टर एस चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति कहते हैं. यानी उनको भी पता था कि ये सारे वैज्ञानिकों के अंदर ये प्रेरणा कहां से आई, किस लिए आई. तो अंग्रेजों को दिखाना है कि आप हमें ऐसा मत समझो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी आपके जैसा ही विज्ञान कर सकते हैं और उसमें आपके जैसा ही शोध कार्य कर सकते हैं जो विश्व स्तरीय शोध कार्य होगा. इस प्रकार की एक कल्पना लेकर ये सारे अपने देश के विज्ञान क्षेत्र के लोग कार्यरत थे और उनकी सारी प्रेरणा वेदों का ज्ञान थी. इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है. विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की कल्पना थी और उनकी अपेक्षा ये थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तब इस वेद के ज्ञान को स्थापित किया जाएगा, स्वाभाविक रीति से स्थापित होगा. और कई उसके उल्लेख भी है. जैसे मैंने 22 मार्च का उल्लेख शुरुआत में इसलिए किया कि भारत स्वतंत्र होने के बाद ये जो कैलेंड्रिक सिस्टम जिसको कहते हैं दिनदर्शिका, उसको फिर एक बार स्थापित करने का, भारतीय दिनदर्शिका लाने का प्रयास किया गया. और डॉक्टर मेघनाथ साहा के नेतृत्व में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी स्थापित की गई और उसमें उन्होंने जो 1957 22 मार्च को जो दिनदर्शिका का प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय दिनदर्शिका का, उसको 22 मार्च को उन्होंने चैत्र 1 यानी चैत्र मास का प्रथम दिन ऐसे उसको निश्चित किया और भारत की कालगणना शत संवत्सर को स्वीकार करते हुए की गई. लेकिन आज अपने देश में लोग उसको जानते ही नहीं है. तो स्वतंत्र भारत में इस अपने वैदिक परंपरा के साथ विज्ञान के क्षेत्र के द्वारा जुड़ने का जो प्रयास हुआ वो इस प्रकार का प्रयास था. लेकिन दुर्भाग्य से हम जानते नहीं है. अब विज्ञान भारती के द्वारा 22 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इस पर ही 22-23 अप्रैल को उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन ये काल की नगरी है, महाकाल, वहां पर संगोष्ठी होने वाली है. तो ये प्रयास इस प्रकार के अपने देश में चले, इन सारी बातों को अच्छी प्रकार से समझने का एक प्रयास अपने देश में करने की बड़ी आवश्यकता है. क्योंकि इस गुलामी की छाया से निकलना है पूर्ण रूप से, तो इस प्रकार का अध्ययन अपने देश में होना चाहिए कि हुआ क्या अपने देश में, क्या खेल अपने देश में विज्ञान के द्वारा खेला गया और उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास अपने देश में कैसे किया गया और उसका आधार वेदों से निकला हुआ ज्ञान ये कैसे था. ऐसा एक बहुत विशाल अध्ययन का एक क्षेत्र है, उसको आगे, उसमें आगे बढ़ने की बड़ी आवश्यकता है. हमने ऐसे विचार किया कि ये जो संगोष्ठी है जो स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में हम करने वाले हैं, इस संगोष्ठी में इस वर्ष के संदर्भ में इसको करते हुए इस विषय को लेकर करना चाहिए कि वैदिक विज्ञान जो अपना है और स्वतंत्रता आंदोलन, इसका अर्थ क्या है, इसके संदर्भ क्या है, उसको लेकर कार्य करने की बड़ी आवश्यकता है. इस विषय को लेकर ये 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है. मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से प्रारंभ है और हमें इस दिशा में बहुत आगे सतत चलने की आवश्यकता रहेगी. उसका शुभारंभ इस संगोष्ठी के द्वारा हम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा विश्वास मुझे है कि इस संगोष्ठी में हम सभी जो सहभागी होंगे उनके द्वारा भविष्य में इस प्रकार का कार्य
अपने देश के लिए होगा, क्योंकि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अभी अभी ऐसे कहा कि ये 75वां वर्ष मना रहे हैं स्वतंत्रता का, लेकिन 125 वर्ष मनाएंगे। और उसके बीच में जो कालावधि है 25 वर्ष का, ये 25 वर्ष का कालावधि उसकी दिशा क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि भारत का खोया हुआ गौरव प्राप्त करना वापिस, इस दिशा में हमें चलना है। तो इस दिशा में चलने के लिए यात्रा का शुभारंभ इस संगोष्ठी के द्वारा हम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आप सभी यहाँ पर इस सम्मेलन में, इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में सहभागी हो रहे, ये बड़ी आनंद की बात है, क्योंकि आपके जैसे अध्ययनकर्ताओं के द्वारा इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो ये बातें और आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास मुझे है। नमस्कार।